अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 है ये डाइजेशन का। इस एक ही वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 11 के तमाम जो टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस में मौजूद हैं उनको गो थ्रू करना है और हर टॉपिक से जो चीज़ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लॉन्ग या एमसीक्यू में इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा और उसका साथ ही एक क्विक ओवरव्यू भी दूंगा ताकि जिन बच्चों ने इसको तैयार कर रखा है चैप्टर को उनकी रिवीजन हो जाए और जिन्होंने अभी इसको तैयार करना है उनके लिए तैयार करने में बहुत आसानी हो। तो चले लेक्चर का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो हिस्से हम करते होते हैं। एक जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जीआईटी और साथ इसके हेल्प करने वाले एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इनकी एक लिस्ट है। अगर ये आप नाम तैयार कर लेते हैं जीआईटी के स्ट्रक्चर्स का और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इससे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। तो अगर आप इस पर टाइम नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह इस डायग्राम को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को पहले से आती है तो चले उसके लिए अच्छा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर जीआईटी की बात करें, जीआईटी का स्टार्ट है तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है नोट्स में, ये बुक में, इसको एक बार आप रीडिंग कर लें, लेकिन यहाँ से कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से पहला वो टॉपिक जिससे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है वो है स्टूडेंट्स ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। इसको ओरल कैविटी को और ख़ास तौर पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करने हैं इसमें से, और जो इसका फंक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस साल आएगा। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। तो ओरल कैविटी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, टंग को भी एक बार रीडिंग कर लें, बस टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। इस तरह पैलेट को भी आप सिर्फ रीडिंग कर लें, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपके माइंड में उनका जो नाम है वो एक बार आ जाएगा। पहला जो पार्ट आपने तैयार करना है ओरल कैविटी में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो टीथ हैं। नंबर इनका 32 होता है, 16 ऊपर और 16 नीचे, लेकिन ये अडल्ट्स में जो जिनकी एज 30 और 35 से ऊपर है उनमें आपको 32 टीथ मिलेंगे। वैसे उससे कम उम्र में आपको 32 टीथ नहीं मिलते। खैर, अब जो टीथ है इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन वो चूँकि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, तो इस वीडियो में कम से कम मैं भी उसको डिस्कस नहीं करने वाला। जो चीज़ आपको टीथ से मुतल्लिक तैयार करनी है वो इसकी टाइप्स, और टाइप्स में दो चीज़ें देखें, शेप क्या है, काम क्या है। तो पहली 4 टाइप्स हैं, ये याद रखिएगा। 4 तरह के टीथ हैं एमसीक्यू के लिए। और पहली टाइप है इंसिजर्स। इंसिजर्स जो है फ्रंट पे हैं, चिजल शेप्ड होते हैं, जिसको उर्दू में हम जो है वो चानी कहते हैं, यानी इनका जो ऊपर वाला एंड है वो शार्प होता है। इनका जो एजेस हैं, जो इंसिजर्स हैं, इनके एजेस जो हैं वो शार्प हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं बाइट करने के लिए, और ताकि जो फूड का लार्ज बाइट है या फूड का लार्ज पीस है जो ओरल कैविटी में है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जा सके। तो इसलिए इनका नाम भी इंसिजर ही है, यानी इंसाइज करते हैं, कट करते हैं, और कटिंग के तौर पे ये स्पेशलिस्ट हैं। फिर कैनाइंस, स्टूडेंट्स कैनाइंस जो हैं कोन शेप्ड हैं, ग्रेस्पिंग और टेयरिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स बाकी 2 टाइप्स हैं, टोटल 4 हो गई। प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं फ्लैट हैं और ये ग्राइंडिंग के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने टीथ को तैयार करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्लावरी ग्लैंड्स तैयार करने हैं। स्लावरी ग्लैंड्स में स्लावरी ग्लैंड्स और स्लावा की साथ कंपोजिशन जो है वो आप तैयार कर लें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्लावरी ग्लैंड्स जो हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारी बॉडी में स्लावरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। 2 ग्रुप्स हम बनाते हैं, मेजर स्लावरी ग्लैंड्स, माइनर स्लावरी ग्लैंड्स। जो माइनर स्लावरी ग्लैंड्स हैं उनका नंबर 100 से ज़्यादा है। मेजर जो स्लावरी ग्लैंड्स हैं उनमें हम 3 पेयर्स लेते हैं। जो मेजर स्लावरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड जिसको पैरोटिस भी कहते हैं, कानों के साथ ये मौजूद है। सब मैंडिबुलर जो कि हमारे जो ओरल कैविटी है, तो जो नीचे वाला हमारा जबड़ा है, ओरल कैविटी का जो फर्श है, फ्लोर है, वहाँ पे सब मैंडिबुलर मौजूद है। सबसे ज़्यादा स्लावा यही प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 60-70%। फिर सब लिंगुअल है, ये आपकी ज़ुबान के साथ पीछे की तरफ मौजूद है। तो ये 3 मेजर पेयर्स ऑफ स्लावरी ग्लैंड्स, इनके सिर्फ नेम्स याद कर लें और इसके साथ जो है वो स्लावरी ग्लैंड, जो स्लावरी ग्लैंड से निकलने वाली सिक्रीशन है स्लावा,
तो उसकी कंपोजिशन तैयार कर लें कि सलाइवा में वाटर है, इसके अलावा स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, अभी नीचे आ जाएगा। तो जो अब स्टार्च को उसने डाइजेस्ट करना है, एंजाइम है अमाइलेज, और चूँकि स्लाइवा में मौजूद है तो स्लाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाले सब्सटेंसेस जिनको हम एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस कह सकते हैं, स्लाइवा में वो भी मौजूद होते हैं, और कुछ आइंस भी होते हैं जैसे कार्बोनेट आइंस हो गए। तो ये कंपोजिशन आप तैयार कर लें। बाकी जो फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी हैं इनकी सिर्फ एक बार रीडिंग कर लें, मेरा नहीं ख्याल यहाँ से कोई MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सिर्फ इसकी रीडिंग दीजिएगा। मैकेनिकल डाइजेशन है, टीथ का जो रोल है कि लार्ज बाइट को छोटे छोटे पीसों में ब्रेक करना, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और स्लाइवा में मौजूद जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो जो डाइजेस्ट करता है, पार्शियल डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, तो ये केमिकल डाइजेशन है। इसकी एक बार रीडिंग दे लीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स फेरिंग्स जिसमें स्वेल्विंग का इवेंट होता है, तो फेरिंग्स से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, MCQ भी नहीं आने वाला, लेकिन 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो मिलते जुलते हैं उनको आपने इसमें से तैयार कर लेना है। दोनों बहुत आसान है। एक के किस तरह से नेज़ल कैविटी में फूड की एंट्रेंस को प्रिवेंट किया जाता है, और फिर किस तरह एयर पैसेज वे में भी फूड की एंट्रेंस को प्रिवेंट किया जाता है। तो उसका ओवरव्यू मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। पहले बात कर लेते हैं नेज़ल कैविटी में फूड को एंटर होने से कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर काम करता है वो सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट 2 तरह की मूवमेंट शो करेगा, एक तो ये पीछे की तरफ आएगा और साथ ही ऊपर की तरफ, यानी साथ साथ पीछे हो रहा है और साथ साथ ऊपर हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि ये जो ओपनिंग है नेज़ल कैविटी वाली ये क्लोज हो जाती है और फूड नेज़ल कैविटी में एंटर नहीं हो सकती। एयर पैसेज वे में फूड की एंट्रेंस को किस तरह से रोका जाता है, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स मिलकर काम करते हैं। एक है लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स स्टूडेंट जब हम स्वेलो करते हैं तो लैरिंग्स ऊपर की तरफ मूव करता है। लैरिंग्स जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो जो लैरिंग्स की ओपनिंग है ग्लॉटिस उसे बंद होना चाहिए, वही चीज़ है जिसे बंद करना है। ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स द ग्लॉटिस उसको क्लोज करना है। इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो लिड की तरह, ढक्कन की तरह काम करता है, जिसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। तो जैसे ही लैरिंग्स स्वेल्विंग में लैरिंग्स ऊपर की तरफ मूव करता है तो एपीग्लॉटिस जो पहले सीधा खड़ा होता है, वर्टिकल होता है, अब वो फ्लैट हो जाता है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है, और ये जो ग्लॉटिस ओपनिंग है क्लोज हो जाती है। इसी तरह से फूड जो है वो उसको प्रिवेंट किया जाता है एयर पैसेज वे में इंटर होने से। इसके बाद स्टूडेंट्स पेरिस्टाल्सिस है। पेरिस्टाल्सिस को आप MCQ के तौर पे तैयार करें, डिफ़ाइन कर लें बस इसको कि ये वेव लाइक मूवमेंट है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं उनकी जो रिलैक्सेशन है और कॉन्ट्रैक्शन है उसके नतीजे में ये वेव लाइक मूवमेंट्स जिनको हम पेरिस्टाल्सिस कह रहे हैं जनरेट होती हैं। पेरिस्टाल्सिस का काम है कि फूड को डाउनवर्ड पुश करें, जैसे एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस का काम है कि फूड को डाउनवर्ड स्टमक की तरफ पुश करें, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस की तरफ फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को एनस की तरफ पुश करना पेरिस्टाल्सिस का काम है। सम टाइम पेरिस्टाल्सिस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, यानी उल्ट हो जाती है, जिसको हम एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और एंटी पेरिस्टाल्सिस के नतीजे में वॉमिटिंग होती है। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि वॉमिटिंग के लिए क्या मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस, दोनों कोई और नाम भी हो सकता है। तो वॉमिटिंग के लिए एंटी पेरिस्टाल्सिस। अब इसके नीचे इसके डायग्राम है, तैयार करने की ज़रूरत नहीं, जिनको पहले से आती है उनके लिए अच्छी बात है। फिर एसोफेगस की एक बार रीडिंग कर लें, इसमें कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाने वाला। स्टमक, ये नेक्स्ट ओरल कैविटी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। यूँ समझ लें कि पेपर बनाने वाला लाजमी स्टमक से MCQ शॉर्ट या इसको लॉन्ग में डालेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टमक के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ना हो। तो इसको एक तरह से पूरे ही आप तैयार करें, लेकिन मैं साथ आपको बताता हूँ कि किन पार्ट्स के ऊपर आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है, अच्छा जिनको आपने तैयार करना है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बस रीडिंग कर लें, जे शेप्ड है, इसमें और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन है, बस रीडिंग कर लें, इस पर आएगा नहीं। फिर इसका जो स्टमक के एंड्स और ओपनिंग्स हैं, तो दिल की तरफ जो स्टमक का एंड है वो कार्डियक एंड है, इतना काफ़ी है। वहाँ पे एक स्फिंक्टर, मस्कुलर स्फिंक्टर मौजूद है, रिंग ऑफ मसल्स मौजूद है जो कि गार्ड करता है कार्डियक एंड को, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं।
ये 9th में भी आपने पढ़ा, बस रीडिंग काफ़ी है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ स्टमक का एंड है, पायलोरिक एंड कहलाता है, वहाँ पे भी एक मस्कुलर रिंग मौजूद है जिसको पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि पायलोरिक एंड को गार्ड करता है। ये काफ़ी है। स्टमक बॉडी बस रीड कर लें, सबसे बड़ा पार्ट स्टमक बॉडी है। तो स्टमक के अंदर पहली चीज़, अगर स्टमक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है और जो जहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, उसमें पहली चीज़ जो है वो स्टमक वॉल है। इसको बहुत अच्छा आपने तैयार करना है। एमसीक्यू में पूछा जाए तो कितनी लेयर्स हैं, आपने याद रखना है कि स्टमक वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उन लेयर्स के आप जो नेम्स हैं वो तरतीब से याद रखें। नेम्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सिरोसा है, मस्क्यूलरिस है, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा है। हमने इन चारों की डिटेल्स भी जो हमारे सिलेबस में उनको पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं। सिरोसा में इतने ही कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। फिर मस्क्यूलरिस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है चारों लेयर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है कि मस्क्यूलरिस ये मस्कुलर लेयर है स्टमक की, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिसको चर्निंग कहते हैं। उसके पीछे स्टमक वॉल के अंदर मौजूद मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये दूसरी लेयर मस्क्यूलरिस, इसमें वो मसल्स मौजूद होते हैं। 3 लेयर्स ऑफ मसल्स हैं। इसको एमसीक्यू के तौर पे तैयार करें। अब वो 3 लेयर्स कैसे हैं? एक मस्कुलर लेयर है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। फिर मिडल लेयर है जो कि सर्कुलर मसल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। ये यूँ कह लें कि मसल्स में वो सर्कुलर अंदाज से अरेंज्ड हैं मिडल लेयर में। फिर इनर लेयर है जिसमें मसल जो है वो ओब्लिकली तिरछे अंदाज से तिरछा अरेंज्ड हैं, ओब्लिकली अरेंज्ड हैं। तो ये सेकंड लेयर थी मस्कुलरिस। इसमें 3 लेयर्स हैं मसल्स की, और उनके फिर आउटर, मिडल और इनर। फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक। इसको आपने तैयार करना है। फिर सब म्यूकोसा के ऊपर एमसीक्यू नहीं आने वाला, लेकिन डिटेल्स में इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ इसको शामिल कर लें। सब म्यूकोसा में क्या चीज़ है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और यहाँ पे ब्लड और लिम्फ वेसल्स मौजूद हैं। म्यूकोसा जो है इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। इनर मोस्ट लेयर है। एमसीक्यू जो म्यूकोसा के ऊपर आएगा वो गैस्ट्रिक पिट्स के मुतल्लिक आएगा। गैस्ट्रिक पिट्स से रिलेटेड एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक का वर्ड यूज़ होता है स्टमक के लिए। पिट कहते हैं ओपनिंग को या होल को, पोर वगैरह को। पिट जैसे पोर है, होल है या ट्यूब्स हैं, उसके लिए पिट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये ओपनिंग्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए। अब देखो स्टमक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सिक्रीशन स्टमक कैविटी में रिलीज़ करनी है, तो उसके लिए कोई ओपनिंग्स तो होनी चाहिए ना। तो जो म्यूकोसल सरफेस है, इनर लेयर म्यूकोसा, उसकी सरफेस के ऊपर ये ट्यूबुलर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद हैं जो ओपनिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जिनको गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। एमसीक्यू के तौर पे से तैयार कर लें। फिर दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टमक के ऊपर आ सकता है, पहला क्या मैंने बताया, स्टमक वॉल आप तैयार करें, उसकी 4 लेयर्स, उनकी डिटेल्स। फिर दूसरी चीज़, स्टमक के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी टाइप्स और उनकी सिक्रीशंस, और सिक्रीशन के फंक्शंस भी आपने तैयार करने हैं। एपिथेलियल सेल्स स्टमक के कौन से हैं ये आपने तैयार करने हैं, 4 हैं, अभी उनको देखते हैं। उनका फंक्शंस क्या है वो, और जो सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं उन सिक्रीशंस का क्या फंक्शन है, ये 3 चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले के स्टमक के जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये 4 हैं। अब बारी बारी उनका नाम भी जानते हैं और उनका काम भी जानते हैं, उनकी सिक्रीशन। सबसे पहले सरफेस के ऊपर जो म्यूकस सेल्स हैं, जब आपने नाम याद रखा है तो काम आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि म्यूकस सेल्स हैं तो इनका काम है म्यूकस को प्रोड्यूस करना। और मैं यहीं पे बता देता हूँ काम भी इनका क्या है, ताकि आगे हमारा टाइम बच सके। तो जो म्यूकस है ये स्टमक की वॉल को अंदर की तरफ से लाइन करती है, ताकि स्टमक में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो और जो एक एंजाइम है पेप्सिन, वो स्टमक वॉल को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए ये म्यूकस सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं। तो यूँ समझ लें कि म्यूकस जो है आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन। फिर दूसरे टाइप के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो प्राइटल, जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं ऑक्जेंटिक पूछ ले या प्राइटल पूछ ले, तो दोनों तैयार करेंगे। तो प्राइटल, जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। 2019 में ये MCQ में आ चुका है। और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो भी यही प्राइटल ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शंस हैं। एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये
जो फूड जो हमने ली है स्टमक तक पहुंची है उसमें मौजूद जो जर्म्स हैं बैक्टीरिया उनको किल करेगा, और साथ ही जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी HCl का ही है। और एक और तीसरी चीज़ भी आप HCl के साथ बात कर सकते हैं कि पेप्सिन को जो ऑप्टिमम pH चाहिए राउंड अबाउट pH 1 और 2 पे ऑप्टिमम है उसके लिए, तो वो जो ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करना है वो भी HCl का काम है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना भी HCl का काम है, और जो माइक्रोब्स हैं जो फूड में मौजूद थे उनको किल करना भी HCl का काम है। इसके अलावा नंबर 3 पे स्टूडेंट्स चीफ या जाइमोजेनिक जो सेल्स हैं दोनों नाम आप तैयार करेंगे। ये पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं, पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिनोजन जब तक है तो ये इनएक्टिव है, HCl इसको पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। स्टमक एपिथेलियल सेल्स की जो चौथी टाइप है वो एंडोक्राइन सेल्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखो एंडोक्राइन सेल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनकी सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं, और जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं। ऊपर वाली तीनों जो मेन सिक्रीशंस हैं म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजन, ये स्टमक कैविटी में रिलीज़ होते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन सेल्स की जो सिक्रीशन है हार्मोन वो रिलीज़ होता है ब्लड में उसको भेजा जाता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो स्टमक के 2-3 बहुत मशहूर हार्मोन्स हैं, लेकिन आपकी बुक में एक हार्मोन का जिक्र किया है, दैट इज़ द गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है एंडोक्राइन सेल रिलीज़ करेंगे, ये सीधा जाएगा गैस्ट्रिन ब्लड में सिक्रीट होगा, और ब्लड से ये घूमता फिरता वापस स्टमक में पास आएगा। स्टमक से ही रिलीज्ड गैस्ट्रिन हार्मोन जब ब्लड से घूमता फिरता वापस स्टमक के पास आएगा तो ये स्टमक को एक सिग्नल होता है कि स्टमक ने ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता था स्टमक में, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन और यहीं से MCQ बनेगा। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। जिन बच्चों को ये डायग्राम आती है उनके लिए एडवांटेज है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए वो बना लें, लेकिन जिन्होंने अभी तैयार करनी है उनको सजेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम जो है वो तैयार ना करें, बल्कि ये जो स्टमक वॉल वाली डायग्राम है ये तैयार करें। इसका ज़्यादा एडवांटेज है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो ये बेहतर है कि आप इसे ड्रॉ करें। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। स्टमक का जो फंक्शंस हैं, जैसे मैंने कहा कि आप स्टमक को पूरा टॉपिक जो है वो तैयार करो, स्ट्रक्चर और फंक्शन, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है या इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्टमक का स्ट्रक्चर है। जो स्टमक फंक्शन है वो वैसे भी आसान है, एक बार आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन एक काम कि स्टमक की वॉल के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं, मस्क्यूलरस लेयर के मसल्स, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी। इसका नतीजा क्या होगा कि मिक्सिंग होगी, जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सिंग को स्टूडेंट्स हम चर्निंग का नाम देते हैं। चले चर्निंग आप MCQ के तौर पे याद रख लें, वैसे ये मैट्रिक लेवल पे पूछा जाता है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन हो गई। केमिकल डाइजेशन में एक एंजाइम जिसका ऊपर अपने जिक्र किया पेप्सिनोजन, वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ HCl, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। बड़ी प्रोटीन्स पहले पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स फर्दर ब्रेक होंगे पेप्टाइड्स में छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो जो सिक्रीशंस हैं अभी जिनका जिक्र किया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिन, सब का मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर का नहीं बताया था तो इसका यहीं पे बता देता हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है स्टूडेंट ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन में ये अपना रोल प्ले करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब का मैं बता चुका। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कहा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगी और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगी। पेप्सिनोजन के भी बारे बात हो चुकी, गैस्ट्रिन भी हो चुका। तो ये स्टमक का पार्ट था, तो इसको आपने पहले नंबर पे आप स्टमक को रखें, दूसरे नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन और केमिकल डाइजेशन रखें, तीसरे नंबर पे लिवर को, और चौथे नंबर पे ओरल कैविटी। ये 4 ही टॉपिक हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और साथ साथ में MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन तो हर जगह से आपको बताता जा रहा हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है
उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन साथ मैंने कहा कि इसको पूरा आप तैयार करें, जैसे स्टमक को पूरा तैयार करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मुकम्मल टॉपिक तैयार करें। तो पहला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ड्यूडेनम में बच्चे 3 तरह की सिक्रीशंस आती हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने बताना है कि वो 3 तरह की सिक्रीशंस कौन सी हैं, कहाँ से आ रही हैं, कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो चलें क्विकली इसको देखते हैं। ड्यूडेनम में स्टूडेंट्स एक जो सिक्रीशन है वो पैंक्रियाटिक जूस है, जो पैंक्रियाज से आती है। पैंक्रियाज से जो सिक्रीशन पहुंच रही है वो पैंक्रियाटिक जूस है। इसके बाद एक चीज़ इसकी नेचर देख ले, अल्कलाइन नेचर है और इसकी पीएच तकरीबन 8 होती है, और जो ऊपर से स्टमक से कंटेंट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। अब स्टमक में जो इन्वायरमेंट था एसिडिक था ना, तो वो जो स्टमक से कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना, उसकी एसिड इफेक्ट को ख़त्म करने में ये इसकी पीएच, पैंक्रियाज की पीएच अपना रोल प्ले करती है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं जो कि अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं वो बेहतर तौर पे काम कर सकें। तो ये एक पीएच इसकी एमसीक्यू के तौर पे ले रहे हैं। फिर कंपोजिशन, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है, पैंक्रियाज से। फिर उसकी पीएच भी आपने देख ली, एक एमसीक्यू, और दूसरी चीज़ उसकी कंपोजिशन। अब पैंक्रियाटिक जूस जो है स्टूडेंट्स, उसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ट्रिप्सिनोजन है और फिर काइमोट्रिप्सिनोजन है। अब ज़रा गौर कीजिए इनके काम को, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, नीचे डिस्कस नहीं करेंगे ताकि टाइम हमारा जो बच जाए और वीडियो शॉर्ट रहे। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, तो इसने पॉलीसेकेराइड्स जो स्टार्च वगैरह हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको इसने ब्रेक करना है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। पैंक्रियाटिक लाइपेज है, नेम सजेस्ट करता है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में। ट्रिप्सिनोजन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। याद रखिएगा ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिनोजन। इसके अलावा एक और एंजाइम का भी यहाँ पे जिक्र है, दैट इज़ द काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब फिर केमिकल डाइजेशन में इन्हीं सब का आप फंक्शन बता दें जो अभी मैंने आपको बताया, तो ड्यूडेनम में होने वाली केमिकल डाइजेशन जो है वो आप लिखने के काबिल हो जाओगे। फिर नेक्स्ट सिक्रीशन है स्टूडेंट्स, सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, और वो है बाइल। बाइल जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर में प्रोड्यूस होती है और गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। गाल ब्लैडर के ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। गाल ब्लैडर जो है ये बाइल को प्रोड्यूस नहीं करता, बाइल को स्टोर करता है, जबकि बाइल की जो प्रोडक्शन है वो लिवर कर रहा होता है। एमसीक्यू में पूछें कि बाइल कौन सा आर्गन प्रोड्यूस करता है, तो लिवर पे टिक करना है। तो इसके अलावा आपने बाइल की कंपोजिशन थोड़ी सी चीज़ें इसमें तैयार कर लें कि बाइल के अंदर किसी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। बाइल में क्या कुछ है, बाइल में वाटर है, बाइल साल्ट्स हैं, अगर ये नाम याद रख सकते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतने ही लिख दें कि वाटर है, बाइल साल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं और फैट्स भी हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, और म्यूकस भी इसमें मौजूद है, और कुछ सेल्स भी होते हैं और सेल का जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है सेल डेब्रिस वो भी मौजूद होता है। कंपोजिशन और बाइल का फंक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है। 9th बायो में भी आप पढ़ के आए कि बाइल जो है उसका काम जो फैट की एमल्सिफिकेशन है, लिपिड एमल्सिफिकेशन है, वो है। अब जब लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन होती है तो लिपिड्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो लिपिड कंटेंट को लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना ये बाइल का काम है, इसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, जब लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है लाइपेजेस वो फिर बड़ी आसानी से लिपिड्स को और ऑयल्स को, फैट्स और ऑयल्स को, जो लिपिड्स की 2 टाइप्स हैं, उनको बड़ी ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद ड्यूडेनम और इलियम है, तीसरी सिक्रीशन का यहाँ आपकी बुक में उसने जिक्र नहीं किया। ड्यूडेनम में 3 तरह की सिक्रीशंस हैं, मैं बता देता हूँ तीसरी सिक्रीशन कौन सी है। तीसरी सिक्रीशन है स्टूडेंट्स इंटेस्टाइनल जूस। अब ड्यूडेनम जो है वो खुद ही ड्यूडेनम की वॉल में जो सेल्स मौजूद हैं वही इंटेस्टाइनल जूस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीजेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेजेज और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अमाइलेजेज मौजूद होते हैं। फिर ड्यूडेनम के बाद स्टूडेंट्स ड्यूडेनम और इलियम है। अगर इसके ऊपर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ड्यूडेनम और इलियम में, ख़ासतौर पे ड्यूडेनम में
जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन में, उन एंजाइम्स की एक लिस्ट आपके सिलेबस में मौजूद है। आपने उन एंजाइम्स के नेम्स और उनके फंक्शन को तैयार करना है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यही जुजनम और इलियम में सबसे अहम पार्ट है। तो पहला एंजाइम अमाइनो पेप्टाइडेज, ये पॉलीपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। रिप्सन है, रिप्सन जो है स्टूडेंट्स फिर जो पेप्टाइड्स हैं डाईपेप्टाइड्स और शॉर्ट पेप्टाइड्स उनको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करता है। लैक्टेज है, इसने कन्वर्ट करना है लैक्टोज को ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, यानी लैक्टेज जो है वो लैक्टोज की डाइजेशन करता है। इसी तरह से माल्टेज है, नाम से पता चलता है इसने माल्टोज को ब्रेक करना है ग्लूकोज में। इसी तरह से सक्रेज है, नाम से पता चलता है कि इसने सक्रोज के ऊपर एक्ट करना है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है। और फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज है, नाम से पता चलता है कि इसने लिपिड्स के ऊपर एक्ट करना है और फैट्स और ऑयल्स को ब्रेक करना है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में। तो ये जो 6 एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद है ना बच्चे, ये पूरा कंटेंट ही आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा ही जो कंटेंट है इसको आप तैयार करें। लॉन्ग में आ जाए तो भी आप लिखने के काबिल हो, एमसीक्यू और शॉर्ट आ जाए तो जब आपने लॉन्ग के लिए तैयार किया है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन फिर कोई मसला नहीं रहेगा। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक जुड़ा हुआ दूसरा फंक्शन है, वो है स्टूडेंट्स डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन। इसके ऊपर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अगर एब्जॉर्प्शन के ऊपर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा और किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। तो जो आने वाला है इसके ऊपर क्वेश्चन वो स्ट्रक्चरल फीचर्स ही हैं स्टूडेंट्स। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स मौजूद हैं, यही से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। तो एक फीचर है प्रेजेंस ऑफ विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फॉर्म करती हैं इनको हम विलाई कहते हैं। और स्टूडेंट्स इन विलाई का स्ट्रक्चर आपने तैयार करना है। विलाई के बाहर एक सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, यानी विलाई के बहुत थिक नहीं होते, थिन होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके अलावा इनके अंदर ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक लिम्फ कैपिलरी भी मौजूद होती है लैक्टियल, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके। तो ये लैक्टियल जो है ये फैट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स उनकी डाइजेशन के लिए, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें प्रोटीन की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो, और कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फोल्ड्स, ये फोल्ड्स जो हैं ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये दो फीचर्स प्रेजेंस ऑफ विलाई और स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ फोल्ड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन के लिए वेल सूटेड है। तो आपने ये दो फीचर्स बताने हैं और साथ जैसे यहाँ कंक्लूजन की एडिंग है तो वो बना के उसको आप कंक्लूड भी कर दें। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए एब्जॉर्प्शन के ऊपर तो फिर विलाई की आपने डायग्राम जो है बनानी है, तो जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया स्क्रीन पे, सिर्फ यही वाला पार्ट आप बना लें। इस हिस्से को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मेन जो विलाई है या एक बनाना है वायरस तो उसको बना लें। अगर आप उसको 3D नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ वो 2D बना लें, और ये एक ही पार्ट जो सिंगल वायरस है वो आप ड्रॉ कर लें अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो। ये अलग से ड्रॉ हुआ भी है, तो ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से वायरस जो है वो ड्रॉ कर लें। ये एक ही स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बता चुका कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, तो ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनकी बस आप रीडिंग कर लें, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, इसको एक की बजाय इसको आप 2 बार पढ़ें। पहला एमसीक्यू ये है कि लिपिड्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, लिपिड्स की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ये जो लैक्टियल है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, लैक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं। एमसीक्यू पूछा जा सकता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को 1-2 बार आप रीड कर लें। आसान ही है कि किस तरह से ये पहले मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होकर ये फैट्स में इन फैटी एसिड और ग्लाइसरोल फिर जुड़ेंगे, जुड़ के फैट्स में, फैट्स के बाद ये मॉडिफाई होंगे ताकि इनकी ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके। तो ये जब आप रीड करोगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको पढ़ सकोगे। और ये जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं इनको आप एमसीक्यू के तौर पे आप इनको तैयार कर लो स्टूडेंट्स। काइलो माइक्रोन्स, ये वो ग्लोब्यूल्स हैं जो कब बनते हैं,
जब फैट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ और प्रोटीन्स के साथ। फैट्स को जो वही कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड मिक्स हुए तो फैट्स बन गए, फैट्स फिर मिक्स होंगे कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स के साथ तो ग्लोब्यूल्स बनेंगे, उन ग्लोब्यूल्स को काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। तो इसको आप एमसीक्यू के तौर पे तैयार करें। बात आगे बढ़ाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, इसको भी सिर्फ एक बार ही रीड कर लें, दूसरी बार इसको भी रीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोटीन की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं अमाइनो एसिड्स वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये फिर आगे वेन, और जो वेन है दैट इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लिवर तक लेके आती है, और लिवर में जिन चीज़ों की मॉडिफिकेशन होनी है, जिन जैसे प्रोटीन्स वगैरह की या लिपिड्स वगैरह की अगर फर्दर मॉडिफिकेशन चाहिए लिवर में तो लिवर उन चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है, या अगर ग्लूकोज डाइजेस्टेड फूड में या ब्लड में ज़्यादा है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो भी फिर लिवर में हो जाता है। उन मॉडिफिकेशंस के बाद लिवर से फूड वापस ब्लड में डाल दी जाती है, और ब्लड से वो ब्लड फिर हार्ट की तरफ जाता है, और हार्ट से वो फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरा नहीं ख्याल के इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। इसमें आपने इसको 2 बार रीडिंग देनी है, एक बार पढ़े फिर दूसरी बार पढ़ें, इतना काफ़ी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपने ज़्यादा किस पार्ट के ऊपर जो है फोकस करना है। एमसीक्यू के लिए आप इलियोसिकल जंक्शन आप तैयार कर सकते हैं, नाम से पता चलता है इलियो इलियम और सीकल सीकम, यानी इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ आपस में कनेक्ट होते हैं मिलती हैं तो वो इलियोसिकल जंक्शन है। अब उसके बाद आप सीकम की रीडिंग कर लें और अपेंडिक्स को आप तैयार कर लें कि अपेंडिक्स जो है एक ब्लाइंड एंड है, स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब है सीकम के साथ जो वो कनेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और इसका जो पेन है या इसकी जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज़ नोन एज अपेंडिसाइटिस। और पास्ट में ख्याल किया जाता था कि जो अपेंडिक्स की वॉल है इसमें लिम्फ नोड्यूल्स या लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, पास्ट में ये फंक्शनल थी। आज का जो इंसान है उसमें अपेंडिक्स का कोई नॉन फंक्शन नहीं है। अगर के कुछ रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि अपेंडिक्स अब भी फंक्शनल है और ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती है, इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है, लेकिन अभी ये वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। फिर कोलोन जो है स्टूडेंट्स, इलियोसिकल जंक्शन के बाद दूसरा स्ट्रक्चर जिस पे आपने ज़्यादा टाइम देना है दैट इज़ कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट्स हैं, इनको आप याद कर लें, सिर्फ इनके नेम्स आपने याद कर लेने हैं। डिसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स है और इसी तरह डिसेंडिंग और सिग्माइड। तो ये 4 पार्ट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको याद कर लेना है। फिर रेक्टम की बस आप रीडिंग दे लें और इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं उनकी भी सिर्फ आप लिस्ट जो है वो तैयार कर लें, डिटेल्स जो है उनमें ना जाएं, सिर्फ एक डिटेल को आप रीडिंग दे लें इन्हीं नोट्स में से। नहीं डाउनलोड किए तो वेबसाइट से जाके अभी डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोडेड हैं तो सिर्फ नोट से रीडिंग दे लें। पहले आप लिस्ट ज़ुबानी याद कर लें कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन, विटामिन की एब्जॉर्प्शन और इस तरह से जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करना और हमें प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से। तो ख़ास तौर पे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसमें से लेना चाहते हो तो आप ये तैयार कर लो कि किस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। ये मेन है, इसके ऊपर आप इसको 2 बार रीड कर लो, बाकी कंटेंट को आप एक बार रीड कर लो। तो मैं इस पर टाइम नहीं लगाने वाला क्योंकि बहुत सिंपल है, वही मैट्रिक वाली सारी चीज़ें। ये जो इंटेस्टाइन का रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए, इसको आप देख लीजिएगा। तो चले मैं ही यहाँ पे बता देता हूँ कि जो म्यूकोसा है इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। यहाँ पे म्यूकस है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं करने देती। यहाँ पर हमारे अपने बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जिनको हम नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द बॉडी कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल आगे फ्लोरा FLORA, नॉर्मल फ्लोरा टर्म जो है वो एक यूज़ होती है। इस तरह नॉर्मल बायोटा भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, ह्यूमन माइक्रोबियल फ्लोरा भी एक टर्म यूज़ होती है। एनी हो, आप इसको सिंपल रखें कि जो हमारी बॉडी के अपने नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो भी यहाँ पे चूँकि मौजूद होते हैं, तो चूँकि हमारे अपने बॉडी के बैक्टीरिया ने जो लार्ज इंटेस्टाइन की सरफेस है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ऊपर से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको अटैच होने की जगह नहीं मिलती। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं।
तो ये हो गया स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। कि इन 30-40 मिनट्स में चैप्टर 11 से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस भी कर सकूं, क्विक उसका ओवरव्यू दे सकूं और साथ आपको गाइड भी कर सकूं। कोई क्वेश्चन क्यूरी अगर चैप्टर 11 से मुतल्लिक आपकी होगी तो अभी आपके पास टाइम है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसी तरह से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी, हर चैप्टर के ऊपर एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 10 पे चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।